ज्यादा ही हो रहा है तो। चलो हेमू, इसकी आवाज बढ़ा, स्पीकर की आवाज बढ़ा, स्पीकर की आवाज बढ़ा, स्पीकर की, यहाँ से इसके अंदर से, एम्पलीफायर के अंदर से बढ़ा, उसकी आवाज बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा। ठीक है, ज्यादा आवाज हो जाएगी इधर से। ठीक, चलो पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? नहीं सर, अब सुनाई दे रहा है? नहीं सर, अब सुनाई दे रहा है? इतनी आवाज है इसके अंदर, क्या करें? क्या कहना चाह रही हो बताओ? चलो सुनो, सुनो रे सुनो, है ना? समस्याएं रहती है सबके साथ में, हमारे साथ में भी समस्या है कि आपको बैठाए कहाँ पे एक साथ इतने को, है ना? पहले कौटिल्य वालों को एहसान लिए थे अपन ने, कौटिल्य वालों ने कहा कि नहीं नहीं हम एहसान नहीं करेंगे आपके ऊपर, फिर हमने दूसरे एहसान लिए, लेकिन आपको बैठाना तो है, कोर्स तो पूरा करना ही है अपने को। एक सब्जेक्ट बचा है आपका मेडिसिन, जो आप कॉमन के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो कोशिश करेंगे आराम से 10-15 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लें, तब तक आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे बस, है ना? तो क्या 3 नंबर में, नंबर नंबर छोड़ो, अब तो बिना नंबर ही पढ़ोगे तुम, ठीक है ना? हेडिंग डालोगे मेटाबॉलिक डिजीज। क्या चाह रहे हो? अरे रुक जाओ रुक जाओ, सुनो रे सुनो, पहले इसकी तो सुनो। रोज के लिए अभी तक तो यही है, जब तक हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो जाता तब तक। सुनो तो सही। अरे सुन तो लो तो, है ना? जब रूम छोटा होता है, अच्छा तुमको क्यों, मतलब ऐसे मैं हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या तुम्हारे को? मेरे को लगता नहीं तुम्हारे को, पसंद नहीं है तुम्हारे को ऐसे में, है ना? तुम ये चाहते हो कि वही बीपी सर पुराने वाले, आंखों में गुस्सा और वैसे लाल। एडजस्ट करना है तो करना है बस, उसका अभी अभी सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश करें 2-3 दिन के अंदर रेजोल्यूशन हो जाए हमारा, क्योंकि बिल्डिंग हम चाह रहे हैं कि आसपास ही मिले, दूर ना मिले बस। इसीलिए अभी जब तक कौटिल्य वालों के साथ में, उन्होंने तो मना कर दिया अपने को कि ठीक है कि भाई नहीं देंगे, हम आपको अपना होल नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास में खुद के बेस शुरू हो रहे हैं, आसपास बेस ढूंढ रहे हैं, हम जगह ढूंढ रहे हैं, दूर जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको वहां से फिर दूसरी जगह लेके जाना हमारे लिए ज्यादा टेंशन वाला काम हो जाएगा। तो अभी 2-4 दिन के लिए जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर तो एडजस्ट करो भी, है ना? जैसे ही सॉल्यूशन होगा हम हमारी तरफ से बेस्ट करेंगे आपके लिए। क्लियर है? जब जैसे रूम लेके रहते हैं अपन सब, है ना? एक रूम के अंदर 2-3 जने रहते हैं अपन, और उस टाइम पर गांव से कोई 2-4 जने और आ जाते हैं, तब भी तो एडजस्ट करते ही है ना अपन। तो थोड़ा सा ये मान लो कि अभी एडजस्ट ही करना है, मेरे कहने से कर लो रे यार, और क्या है? हेडिंग डालोगे मेटाबॉलिक डिजीज। हर बार आपको ये समझाना पड़ता है कि क्लासरूम चेंज होने से नियम चेंज नहीं होते, भूल जाते हो क्या फिर तुम? लिखना शुरू करो मेटाबॉलिक डिजीज, हेडिंग डाली थी अपन ने। एक टेस्ट का नाम है जिसका नाम है CMPT, पूरा नाम है क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट। क्वेश्चन पूछा था कि CMPT टेस्ट किसकी, कौन सी बीमारियों की जांच के लिए करते हैं?
लिखो पहली लाइन ये, मेटाबॉलिक डिजीज। देखो उपापचय रोगों के निदान के लिए, उपापचय रोगों के निदान के लिए CMPT, उपापचय रोगों के निदान के लिए CMPT, पूरा नाम लिखोगे इसका, क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट। उपापचय रोगों के निदान के लिए CMPT, क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। उपापचय रोगों के निदान के लिए CMPT, क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डिटेल्स पढ़नी है हमारे को उपापचय रोगों की, और जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम मिल्क फीवर की। आप दुग्ध ज्वर भी बोलते हो उसको। हेडिंग डालोगे मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। हेडिंग डालोगे मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। सिंपल सा आपको पता है किसकी कमी से होता है। सुनते जाओ पहले, बाद में लिखोगे। मिल्क फीवर की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम की कमी से होता है। होता है। अधिक दूध देने वाली गायों के अंदर होता है। देने वाली यानी कि क्रॉस ब्रीड गायों के अंदर, कैटल में सर्वाधिक होगा। क्यों होगा सर्वाधिक? ज्यादा दूध यानी कि ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा कैल्शियम बाहर निकलेगा। याद करो न्यूट्रिशन थोड़ी सी, कैल्शियम लिखा था वहां पर। कैल्शियम के संतुलन के लिए दो हार्मोन कौन से जिम्मेदार है? पैराथो हार्मोन और कैल्सिटोनिन। लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। अगर दूध के द्वारा ज्यादा कैल्शियम निकाला जाएगा तो बोन के अंदर से कैल्शियम पैराथो हार्मोन के द्वारा ब्लड में इतना जल्दी नहीं आ सकता। इस वजह से रक्त के अंदर किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की। और रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी होने पर किसकी, कौन सी बीमारी? मिल्क फीवर। हमारे से पूछा जाता है कि रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर क्या रहता है? कैल्शियम का सामान्य स्तर, सामान्य स्तर की अगर बात करते हैं तो ये रहता है 9 से 10 mg पर ml, 1 ml रक्त के अंदर। अगर बात करते हैं मिल्क फीवर के केस के अंदर, मिल्क फीवर के अंदर ये हो जाता है 2 से 3 mg पर ml के अंदर, इतना हो जाएगा कम। सामान्य स्तर कौन सा है? 9 से 10। मिल्क फीवर के केस के अंदर 2 से 3। अन्य नामों की अगर बात करते हैं मिल्क फीवर के, इसको बोलते हैं पार्चुरेंट पेरेसिस। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है हाइपोकैल्सीमिया। क्या नाम है? हाइपोकैल्सीमिया। मिल्क फीवर होने की संभावना बयाने के 72 आवर्स, 3 दिन, है ना। 3 दिन के अंदर सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि 3 दिन के दौरान जो स्राव निकलता है उसको दूध ना बोल के अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम या खीस। और कोलेस्ट्रम के द्वारा ज्यादा कैल्शियम बाहर निकलता है बजाय दूध के, इसलिए बयाने के 72 आवर्स के अंदर संभावना अधिक होती है। बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कौन सा ऐसा ब्यात है जिसके अंदर मिल्क फीवर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? जिन ब्यात के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना। शुरुआत के अंदर फर्स्ट लैक्टेशन की अगर बात करते हैं तो सेकंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद में स्थिर रहता है, छठे के बाद में नीच कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लैक्टेशन, इस लैक्टेशन के अंदर मिल्क फीवर होने की संभावना अधिक रहेगी, ठीक है।
हाइपोकैल्शियम नाम दिया है पार्चमेंट पेरोसिस। लक्षण थोड़े पैरालिसिस जैसे आ जाते हैं, इसलिए इसको काविंग पैरालिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। मेडिसिन आपने इतने डीप के अंदर पढ़ चुके हो कि आप अपने आप के अंदर एक डॉक्टर हो। ठीक है। जितनी लाइनें लिखूंगा उनके अंदर से सिर्फ एक लाइन पूछी जाएगी आपसे, मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है। आपका लेवल यहीं तक है बस। ट्रीटमेंट भी नहीं पूछते हमारे से, लक्षण भी नहीं पूछते, लेकिन हम सारी बातें करेंगे यहाँ पर। लक्षणों की अगर बात करते हैं, हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं कि ब्याई है अभी, एक दो दिन के अंदर ब्याई है। एक मेन लक्षण जो आता है उसको बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? सब नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर पशु का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। तापमान का सामान्य से कम होना, कम होना, ये क्या कहलाता है? सब नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। नॉर्मली ये टेम्परेचर आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास देखने को मिलता है। अगर सब नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है, हिस्ट्री के अंदर ब्याई हुई है, तो हम कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बोल सकते हैं कि भाई कौन सी बीमारी हो गई है? मिल्क फीवर हो गई है। ठीक है। दो ही चीजों से कोरिलेट करो, ज्यादा अपने को जरूरत भी नहीं है। ट्रीटमेंट भी करना अब इसका। ट्रीटमेंट करने के अंदर कमी किसकी हुई है? कैल्शियम की। तो क्या चल देना पड़ेगा? कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स के रूप में हम उपयोग करते हैं सीबीजी का, कैल्शियम, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। 450 ml की बोतल आती है, जिसके अंदर से आपको 300 ml तो लगानी होती है आईवी, और 150 ml लगाते हैं सबकट लगाते हैं। जैसे ही आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को आईवी लगाते हो तो रक्त के अंदर कैल्शियम का स्तर अचानक से बढ़ता है। ठीक है। अचानक से बढ़ने के कारण रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ गया, यानी मिल्क फीवर के सिम्टम खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के द्वारा कैल्शियम तो निकल ही रहा है। क्यों? आप नहीं निकालोगे तो बच्चा तो पिएगा ही पिएगा। उस केस के अंदर कैल्शियम का स्तर वापस से डाउन रहेगा। उस डाउन स्तर होने को रोकने के लिए हम कौन सा लगाएंगे? सबकट। अगर आपने फार्मा के अंदर पढ़ा हो तो अवशोषण जो सबसे ज्यादा होता है वो आईवी इंजेक्शन के द्वारा होता है, और उसके बाद में सबकट के द्वारा स्लो, यानी धीरे धीरे कैल्शियम का अवशोषण होगा, और वो धीरे धीरे कैल्शियम बेसिकली रक्त में कैल्शियम के स्तर को मेंटेन रखने का कार्य करेगा। इसके अलावा अगर काम में लेना चाहते हो तो हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड के जेल आते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जेल 300 ml की बोतल आती है। कुछ नहीं करना होता, हल्का सा गर्म पानी के अंदर डालना है और उसके बाद के अंदर जानवर को पिला देना है। ये कैल्शियम क्लोराइड का जेल पिलाने से कैल्शियम आयनिक फॉर्म में रहेगा, लेकिन काम कब करेगा? जब ये पहले आमाशय में जाएगा, उसके बाद में इंटेस्टाइन के अंदर फिर कैल्शियम का अवशोषण होगा, तब जाके काम करेगा। तो मिल्क फेयर की संभावना होने पे एज ए प्रिकॉशन, अगर आपको लगता है कि मेरी गाय है वो ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली है और इसके अंदर मिल्क फेयर की संभावना अगर लगती है आपको, तो उस केस के अंदर प्रायर पार्चुरेशन, एक दिन बाद और 2 दिन बाद 3 बोतल ये कैल्शियम क्लोराइड की है, आप ये जेल पिला दोगे तो पशु के अंदर मिल्क फीवर होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रिकॉशनली भी काम में ले सकते हो और एज ए ट्रीटमेंट के अंदर भी काम में ले सकते हो आप, कि मिल्क फीवर के लक्षण जस्ट शुरू हुए हैं, अपने पास में सीबीजी का जुगाड़ है नहीं, उस केस के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड जेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो विटामिन डी के इंजेक्शन भी लगा सकते हो। किसके? विटामिन डी के। तो विटामिन डी आपको याद हो न्यूट्रिशन के अंदर क्या काम करता है? इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये विटामिन डी बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर से कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाएगा, जिससे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा। सीबीजी लगाते टाइम पे ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले तो बोतल को गर्म करना है। गर्म क्यों करना है? क्योंकि हमारे पशु का टेम्परेचर क्या है? कम। अगर ठंडी बोतल आईवी लगाओगे तो उस केस के अंदर पशु का टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पशु का टेम्परेचर बढ़े। उस कंडीशन के अंदर चाहे सीबीजी हो चाहे कैल्शियम क्लोराइड जेल हो, आपको इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद में पशु को चढ़ाना है। आईवी की अगर बात करते हैं तो ये आईवी आपको स्लो आईवी देनी है। कौन सी देनी है? स्लो आईवी। स्लो आईवी यानी धीरे धीरे आईवी लगाना है हमारे पास में। क्यों? क्योंकि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रेक्शन कोज करता है, आपको बताइए। रेखित पेशियों में कैल्शियम का भंडारण होता है किसके द्वारा? रेखित पेशियों में कैल्शियम का भंडारण कौन करता है? ईआर। कौन सी ईआर? एसईआर। ठीक है। तो वो कैल्शियम बेसिकली मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरी होता है।
तो कार्डिक अरिथ्रमा यानी कि हृदय गति को अनियमित कर देगा अगर स्पीड से कैल्शियम चढ़ाओगे। तो उस कंडीशन के अंदर आपको इंजेक्शन कैसा लगाना है, स्लो आईवी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं साहब कार्डिक अरिथ्रमा हो सकता है, उस केस के अंदर बचने के लिए हम इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट का काम लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, जो कार्डिक अरिथ्रमा को रोकने का कार्य करता है। सर्जरी अगर याद हो तो एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग किया था अपन ने, किसके लिए? किसके लिए? प्री एनेस्थेसिया के रूप में। किसके लिए? लार के सिक्रेशन को कम करने के लिए। तो एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग मेडिसिन के अंदर और किया जाता है डायरिया के अंदर। स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन को रोकता है एट्रोपिन सल्फेट। तो डायरिया के केस के अंदर जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है उस टाइम भी एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग किया जाता है, ताकि मूवमेंट कम होगी तो डायरिया भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर डायरिया तो है नहीं, तो वहां पर वो काम तो करेगा नहीं। फिर ये क्या करेगा? हृदय गति को नियमित करने का काम करेगा। तो जनरली अगर बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सीबीजी का। प्लेन सीबीजी आती है, एक माइफेक्स के नाम से आती है, जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट आता है। ठीक है, प्लेन सीबीजी, क्योंकि कैल्शियम की कमी हुई तो अपना काम चल जाता है इसके अंदर से। माइफेक्स के अंदर 20% डेक्स्ट्रोज आता है, जो बेसिकली पशु को एनर्जी और प्रोवाइड करवा देता है, तो रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास में सीबीजी है, कैल्शियम क्लोराइड के जेल है, विटामिन डी के इंजेक्शन है, और कार्डिक अरिथ्रमा को रोकने के लिए एट्रोपिन सल्फेट है। इसके अलावा लक्षणों की अगर बात करते हैं तो सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अलावा लक्षणों के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाओगे तो एक लेटरल किंक आती है, लेटरल किंक। लेटरल किंक के अंदर पशु अपनी गर्दन को एस आकार में मोड़कर अपने फ्लैंक रीजन के ऊपर रख लेगा, पेट के पीछे की तरफ रखेगा, है ना, स्पेसिफिक है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, एलएसए हम डॉक्टर तो पोस्टिंग के बाद में बढ़ जाएंगे, कोई नहीं पूछता आपसे लेटरल किंक क्या होती है। ज्यादा से ज्यादा मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? ऐसा कौन सा ज्वर है जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने के बजाय कम होता है? किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा? क्रॉस ब्रीड गायों के अंदर, जिनके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कौन से ब्यात में ज्यादा होगा? कब ज्यादा होगा? ब्याने के 72 घंटे या 3 दिन के अंदर अंदर ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है। दूसरा कारण जो होता है, एक आता है नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर। ज्ञान के लिए बता रहा हूं सिर्फ ये, बस कोई पूछता नहीं आपसे। नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर, नॉन पार्चुरेंट मतलब ब्याने से इसका कोई संबंध नहीं है। लंबी दूरी तक अगर पशु को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मान लो सिक्कर की कोई गाय है, उसको जयपुर लेकर आना है अपने को, तो टाइम लगेगा अपन को 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे तो हमारे को लगते हैं, गाय को तो धीरे धीरे लेके आएंगे तो 4 घंटे का टाइम लगेगा। उस कंडीशन के अंदर गाय खड़ी रहेगी, मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रेक्शन चलेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, सिम्टम आपको मिल्क फीवर जैसे मिलेंगे। इस मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं? नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर। तो नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर होने का कारण क्या है? अधिक दूरी तक पशु का ट्रांसपोर्ट करना, अधिक दूरी तक पशु को ट्रांसपोर्ट करना। लंबी दूरी तक पशु को ट्रांसपोर्ट करने पर कौन से प्रकार के लक्षण होते हैं? मिल्क फीवर से। लेकिन इसका पार्चुरेशन या प्रसव से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए विशेष नाम दिया नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर। ठीक है, वही कैल्शियम की कमी, वही सारा सब कुछ है। फील्ड कंडीशन के अंदर जब सीबीजी चढ़ा रहे हो, उस कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे कि सीबीजी लगाते लगाते अगर पशु की मसल्स के अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, है ना, पशु फड़फड़ा रहा है, थोड़ा सा मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा फीसेस भी उसने कर लिया, थोड़ा सा यूरिनेशन भी उसने कर लिया, इसका मतलब है पशु 15-20 मिनट के अंदर खड़ा हो जाएगा। पुराने समय पे इसको चमत्कारिक ट्रीटमेंट माना जाता था कि डॉक्टर साहब मरबड़ी गाय हो रही थी, डॉक्टर साहब आया, बोतल चढ़ाया, गाय बिल्कुल ठीक। अब तो ओनर खुद बोलते थे कि डॉक्टर साहब आ जाओ, काली बोतल चढ़ा जाओ। तो वो जानने लगे आजकल की क्या है क्या नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड जेल वगैरह वो सब कुछ देके रखता है पहले से, जब उसके बस की नहीं होती तब आपको बुलाता है, और आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, सीबीजी। और सीबीजी वो लगा लेता, उसको पता है कि सीबीजी लगानी है, लेकिन उसको आईवी लगाना नहीं आता बस। अगर ये गलती से आईएम वाला जुगाड़ होता ना, वो कसम से नहीं बुलाता आपको, बुलाता ही नहीं वो। आईएम तो आते हैं उसको लगाना, बस आईवी लगाना नहीं आता। फिर आप जैसे एलए से कोई उसको सिखा देता है, फिर आधा डॉक्टर वो अपने आप में बढ़ जाता है। ध्यान रखना इस चीज का। तो मिल्क फीवर की अगर बात करते हैं तो मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? किसमें ज्यादा होगा? क्रॉस ब्रीड गाय में। रक्त में सामान्य कैल्शियम का स्तर मिल्क फीवर के केस में। अन्य नामों की अगर बात करें तो पार्चुरेंट पेरेसिस, हाइपोकैल्सीमिया, काविंग पैरालिसिस। ब्याने के 72 घंटे के अंदर संभावना अधिक होगी, और तीसरे, चौथे और पांचवें ब्यात के अंदर भी ज्यादा होगी। लक्षणों के अंदर सब नॉर्मल टेम्परेचर और लेटरल किंग।
ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो सीबीजी, कैल्शियम क्लोराइड जेल, विटामिन डी, एट्रोपिन सल्फेट। नॉन पार्चमेंट मिल्क फीवर किसके अंदर? ठीक है। इंपीरियल थ्योरेटिक्स पढ़ी थी अपन ने, क्या होता है? एक्सपीरियंस के आधार पर। पुराने लोग हैं वो इसके अंदर एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अडर इन्फ्लेशन। किसका उपयोग करते हैं? अडर इन्फ्लेशन। वो क्या करते हैं, थनों के अंदर पंप लगा के हवा भर देते हैं। थनों के अंदर हवा भरने से मिल्क का सिंथेसिस कम हो जाएगा। सिंथेसिस कम होगा तो दूध निकलेगा बाहर कम, बाहर कम निकलेगा तो कैल्शियम भी बाहर कम। तो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स के अंदर इसको काम में लेते हैं, लेकिन इसका हम काम में नहीं ले सकते। ऐसा थोड़ी कि आप वहां पर साइकिल का पंप लेके जा रहे हो और थनों में अच्छे थोड़ी लगोगे वहां पे। बोतल चढ़ाएंगे हम वहां पे। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। मिल्क फीवर हेडिंग डाली हमने, लिखो इसके अंदर सबसे पहले। रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने पर, लिखो रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने पर, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने पर, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने पर मिल्क फीवर रोग होता है। रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने पर मिल्क फीवर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इस रोग की संभावना, इस रोग की संभावना, इस रोग की संभावना अधिक दूध देने वाली क्रॉस ब्रीड गायों में, इस रोग की संभावना अधिक दूध देने वाली क्रॉस ब्रीड गायों में, इस रोग की संभावना अधिक दूध देने वाली क्रॉस ब्रीड गायों में अधिक होती है। इस रोग की संभावना अधिक दूध देने वाली क्रॉस ब्रीड गायों में अधिक होती है। ठीक है, चूंकि उन गायों के अंदर ज्यादा हो रहा है जिनके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक डिजीज ना मानकर अपन क्या मानते हैं? प्रोडक्शन डिजीज। लिखो, मिल्क फीवर प्रोडक्शन डिजीज होती है। मिल्क फीवर प्रोडक्शन डिजीज होती है। अगर प्रोडक्शन डिजीज ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ही अपन क्या करेंगे? मेटाबॉलिक डिजीज मानेंगे। मिल्क फीवर प्रोडक्शन डिजीज, उत्पादन रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नोट डाल के। रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर, रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर, डीएल करना इनको। रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर, रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर। लिखो 9 से 10 mg पर डीएल। डीएल का मतलब डेसीलीटर, और एक डेसीलीटर के अंदर कितने एमएल होते हैं? 100 एमएल। रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर 9 से 10 mg पर डीएल। नेक्स्ट लिखो, मिल्क फीवर होने पर रक्त में कैल्शियम का स्तर, रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर, रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर 9 से 10 mg पर डीएल। रक्त में कैल्शियम का सामान्य स्तर 9 से 10 mg पर डीएल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। मिल्क फीवर होने पर रक्त में कैल्शियम का स्तर, मिल्क फीवर होने पर रक्त में कैल्शियम का स्तर, मिल्क फीवर होने पर रक्त में कैल्शियम का स्तर। लिखो 2 से 3 mg पर डीएल। कितना हो जाएगा? 2 से 3 पर डीएल। ठीक है, लिखो अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम। लिखो सबसे पहले
पार्चुएंट पेरेसिस, दूसरे नंबर पे हाइपोकैल्सीमिया और तीसरे नंबर पे काविंग पैरालिसिस। दिखाई नहीं दे रहा? पार्चुरेंट पेरेसिस कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं। हाइपोकैल्सीमिया और काविंग पैरालिसिस। तीनों नाम लिखो। पहले तीनों नाम तो लिखो बस, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसके अंदर से भी आपको सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया ही पूछा जाएगा, ना तो कोई आपसे पार्चुरेंट पेरेसिस पूछेगा, ना आपसे कोई काविंग पैरालिसिस। ठीक है, अंडरलाइन करोगे हाइपोकैल्सीमिया को, अंडरलाइन करोगे हाइपोकैल्सीमिया को, नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो। मिल्क फीवर होने की संभावना, मिल्क फीवर होने की संभावना, मिल्क फीवर होने की संभावना, मिल्क फीवर होने की संभावना 92 से 72 घंटे के भीतर, 92 से 72 घंटे, पार्चुरेशन से 72 आवर्स, 92 से 72 घंटे के भीतर, भीतर सर्वाधिक होती है। मिल्क फीवर होने की संभावना 92 से 72 घंटे के भीतर सर्वाधिक होती है। ठीक है, लैक्टेशन की बात करें तो कौन कौन सा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। लिखो नेक्स्ट, इसी को कंटिन्यू करो। थर्ड, फोर्थ तथा फिफ्थ लैक्टेशन में, थर्ड, फोर्थ तथा फिफ्थ लैक्टेशन, थर्ड, फोर्थ तथा फिफ्थ लैक्टेशन में, थर्ड, फोर्थ तथा फिफ्थ लैक्टेशन में मिल्क फीवर होने की संभावना सर्वाधिक होती है। थर्ड, फोर्थ तथा फिफ्थ लैक्टेशन में मिल्क फीवर होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लक्षण, नेक्स्ट लिखो लक्षण, लक्षण, सिम्टम्स। लिखो सबसे पहले, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना। आगे लिखोगे सब नॉर्मल टेम्परेचर। शरीर का तापमान सामान्य से कम होना क्या कहलाता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर। लिखोगे सब नॉर्मल टेम्परेचर, और ब्रैकेट में टेम्परेचर लिखोगे 98 के आसपास, सब नॉर्मल टेम्परेचर। ब्रैकेट में टेम्परेचर भी लिख लेना 98 के आसपास। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखो, पशु अपनी गर्दन को मरोड़कर, पशु अपनी गर्दन को मरोड़कर, पशु अपनी गर्दन को मरोड़कर, मरोड़कर कहां पर रखेगा, फ्लैंक,
पशु अपनी गर्दन को मरोड़कर फ्लैंक पर रखता है। पशु अपनी गर्दन को मरोड़कर फ्लैंक पर रखता है, जिसे जिसे लेटरल किंक कहते हैं। जिसे लेटरल किंक जिसे लेटरल किंक कहते हैं। जिसे लेटरल किंक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल किंक, है ना। अलग अलग स्टेजेस पाई जाती है वैसे मिल्क फीवर के अंदर। सबसे पहले आती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट या टिटनी। दूसरे नंबर पे आती है स्टेज ऑफ एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। तीसरे नंबर पे आती है स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी, है ना। तो शुरुआत के अंदर तो पागलपन जैसे लक्षण आएंगे, लेकिन एक्साइटमेंट रहेगा और पागलपन जैसे लक्षण। उसके बाद में पशु नीचे बैठ जाएगा और उसके बाद में गर्दन को पेट के ऊपर रख लेगा या फ्लैंक के ऊपर रख लेगा। उस कंडीशन के अंदर इसका टेम्परेचर सब नॉर्मल आएगा। तीसरी कंडीशन के अंदर एक्सटर्नल रिकम्बेंसी से लेटरल रिकम्बेंसी, यानी कि चारों पैरों को एक तरफ करके पड़ जाएगा जैसे मरने वाला है। इस कंडीशन तक भी अगर आप कैल्शियम लगा देते हो तो जानवर बच जाता है हमारा। नहीं, लास्ट के अंदर तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? रोक सकते हैं कि दीपू भैया? जाएगा वो तो जाएगा ही। उपचार लिखो, उपचार। 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 सबसे पहले लिखो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लिखो 450 ml। 450 ml। दो भागों में डिवाइड करो उसको। 300 ml स्लो आईवी। स्लो आईवी और 150 ml सबक्यूटेनियस। सबकट। ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखोगे कैल्शियम क्लोराइड जेल। पहले नंबर पे तो सीबीजी है, दूसरे नंबर पे कैल्शियम क्लोराइड जेल। क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जेल। तीसरे नंबर पे लिखोगे इंजेक्शन विटामिन डी। इंजेक्शन विटामिन डी। इंजेक्शन विटामिन डी। ठीक है। चौथे नंबर पे लिखोगे इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट। ब्रैकेट में लिखो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए। ब्रैकेट में लिखोगे हार्ट बीट, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए। ब्रैकेट में लिखोगे हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए। हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? एट्रोपिन सल्फेट। उसके बाद में लिखो अडर इन्फ्लेशन। अडर इन्फ्लेशन। अडर इन्फ्लेशन लिखो अडर में हवा भरना। अडर इन्फ्लेशन या अडर में हवा भरना। अडर इन्फ्लेशन या अडर में हवा भरना कौन सी थेरेपेटिक्स है? इंपीरियल थेरेपेटिक्स, जहां पर उपचार सिर्फ अनुभवों के आधार पर किया जाता है। दिक्कत यहां तक? नोट डाल के लिखो नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर। नोट डाल के लिखोगे नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर। नॉन पार्चुरेंट मिल्क फीवर।
नॉन पार्चमेंट मिल्क फीवर। लिख लिया? लिखो। पशु को अधिक दूरी से परिवहन करने पर, पशु को अधिक दूरी से परिवहन करने पर, पशु को अधिक दूरी से परिवहन करने पर, पशु को अधिक दूरी से परिवहन करने पर रक्त में कैल्शियम की कमी होना। पशु को अधिक दूरी से परिवहन करने पर रक्त में कैल्शियम की कमी होना। क्या गलत है? नॉन पार्चमेंट मिल्क फीवर। सिम्टम वैसे मिल्क फीवर जैसे आएंगे, लेकिन बयाने से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है? सारी की सारी बातें किसके लिए? मिल्क फीवर। याद रखोगे कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो सेकेंड मेटाबॉलिक डिजीज आती है कीटोसिस। हेडिंग डालोगे कीटोसिस। हेडिंग डालोगे कीटोसिस। लिख लिया? कारण की अगर बात करते हैं तो क्यों होती है? रक्त में ग्लूकोज की कमी होना। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा की अगर बात करते हैं तो ये रहती है 40 से 50 mg/dl। लेकिन कीटोसिस के केस के अंदर ये 35 mg/dl से क्या हो जाती है? कम। तो नॉर्मल रेंज है 40 से 50, और कीटोसिस के केस के अंदर ये कितनी हो जाएगी? ठीक है। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपो यानी कम, ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज का कम होना। ये क्या कहलाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। शरीर में सबसे पहले ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? उसके बाद में वसा कौन करता है? और उसके बाद में प्रोटीन। पढ़ते हो तुम, मेरे को पता है ना? तो शुरुआत के अंदर ग्लूकोज काम कर रहा था, लेकिन ग्लूकोज की तो क्या हो गई? कमी। ग्लूकोज की कमी हो गई तो किसको काम करना पड़ेगा? वसा को। वसा अगर यहां पर काम करती है तो उस केस के अंदर वसा का होता है ऑक्सीडेशन। नाम है वसा का बीटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है? और इस वसा के बीटा ऑक्सीडेशन से निर्माण होता है कीटोन बॉडीज का। किसका निर्माण होता है? कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। और इसी कीटोन बॉडीज के निर्माण के कारण इसको कीटोन यूरिया, कीटोनीमिया, या मेनली जो कीटोन बॉडीज बनती है उसका नाम है एसिटोएसिटिक एसिड। एसिटोएसिटिक एसिड, इसका नाम दिया जाता है एसिटोयूरिया या एसिटोनीमिया। यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का आना कीटोयूरिया, ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज की सांद्रता का बढ़ना कीटोनीमिया। अगर स्पेसिफिकली बात करें एसिटोएसिटिक एसिड की, तो एसीटोन का यूरिन के अंदर आना एसिटोयूरिया, और एसिटोनीमिया एसीटोन की सांद्रता का रक्त में बढ़ जाना। ये सारी की सारी कीटोन बॉडीज किसके कारण? बीटा ऑक्सीडेशन के कारण। और बीटा ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्योंकि किसकी कमी हो गई है? ग्लूकोज की कमी। अब ग्लूकोज की कमी क्यों होगी? या तो आपने प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे पशु को जब कंसंट्रेट देना था तो कंसंट्रेट आपने दिया नहीं, पहला कारण। ठीक है, कि लास्ट टाइम जब होती है, जब पशु को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उस टाइम पे हम दाना देते ही नहीं। नॉर्मल हैबिट है हमारी कि अगर पशु मेरा दूध नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हम दाना देते ही नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर पशु के अंदर पहले से ही कंडीशन खराब होगी।
दूसरी जो कंडीशन आती है वो आती है अकाल वाली परिस्थितियों के अंदर, कि आप देना तो चाहते हो लेकिन आपके पास में कुछ है ही नहीं देने के लिए। दोनों ही कंडीशन के अंदर पशु के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी? केटोसिस की। लक्षणों की अगर बात करते हैं हम यहां पर, लक्षण, पशु के मुंह, नाक, दूध, यूरिन, इन सब से विनेगर या सिरके जैसी गंध आती है। सिरके जैसी गंध। अगर ये गंध आ रही है एसीटोन की, गंध किसकी वजह से आती है? एसीटोन की वजह से, तो हम ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस मान के चलते हैं कि क्या हो गया? कीटोसिस। दो फॉर्म आती है इसकी, डाइजेस्टिव फॉर्म और नर्वस फॉर्म। कोई मतलब नहीं है हमारे को सिर्फ इतना याद रखना है कि विनेगर या सिरके जैसी गंध आना कौन सी बीमारी की विशेषता है? कीटोसिस के केस के अंदर। ठीक है, तो जनरली ये जो होता है वो होता है ब्याने के 1 महीने के अंदर अंदर। हिस्ट्री से थोड़ा सा मतलब जैसे है ना इंसिडेंस भाई सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है? ब्याने से 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम पर तो आपने दाना दिया नहीं, तो ग्लूकोज कम है। धीरे धीरे ये कंडीशन और ज्यादा एडवर्स होती जा रही है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में रखा हुआ था तब तक तो ठीक था, वसा का भी ऑक्सीडेशन हो रहा था तब तक ठीक था, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान ही कीटोन बॉडीज का निर्माण होगा। डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं हम यहां पर, निदान की, डायग्नोसिस के लिए एक विशेष टेस्ट काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं रूथरा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूथरा टेस्ट किसके अंदर काम में लेते हैं? कीटोसिस। किसको डिटेक्ट करने के लिए? कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए। पता लगाने के लिए, ठीक है। सेम टेस्ट किया जाता है उस कंडीशन के अंदर जब आप आमरण अनशन कर रहे होते हो, है ना। वैकेंसी आई नहीं, आप मंत्री जी के घर के सामने बैठ के कि नहीं साहब जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक मेरे वैकेंसी नहीं आ जाएगी। एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन भूख लगी, चुपके से खा के आ गए, है ना। रात को गए खा लिया, कौन चेक करने वाला? कोई नहीं। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, चल रहा है बढ़िया काम, क्या दिक्कत है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा। फिर ज्यादा टाइम हो जाता है तो फिर पुलिस वाले आके पूछ लेते हैं आपसे कि भैया क्यों बैठा है यहाँ पे? बोले वैकेंसी नहीं आ रही। बोले क्या कर रहा है? आमरण अनशन कर रहा हूँ, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर पुलिस फिर आपको डॉक्टरी चेकअप कराती है। अब डॉक्टर आके कैसे चेक करेगा कि भाई खाया है कि नहीं खाया? वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करती है। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है, इसका मतलब आपने खाना तो नहीं खाया, ठीक है। लेकिन 4-5 दिन अगर आप लगातार खाना नहीं खाते हो तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर कीटोन बॉडीज बन जाती है जो रूथरा टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। तो रूथरा टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपका आमरण अनशन सक्सेसफुल है, और अगर ये नहीं आ रहा मतलब गड़बड़ है फिर, है ना। तो ध्यान रखने के लिए ये वाला। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं हम, इसके उपचार की अगर बात करते हैं तो कमी किसकी हुई है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की कमी को दूर करने के लिए हम काम में लेते हैं 40 से 50% डेक्सट्रोज। ये हमारे को लगाना है आईवी। कैसा लगाना है? आईवी। डेक्सट्रोज की बात करते हैं तो डीएनएस के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन डीएनएस के अंदर इसकी सांद्रता 5% या 10% ही आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। हम प्योर फॉर्म के अंदर डेक्सट्रोज काम में ले रहे हैं 40 से 50%। उस केस के अंदर कीटोसिस हमारा ठीक हो जाता है। अगर ये नहीं है, आप ओरली देना चाहते हो तो ग्लिसरीन आती है, ये आप ओरली दे सकते हो। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप इंसुलिन भी तो काम में ले सकते हो, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दो आप, आपकी इच्छा है। जनरली हम कीटोसिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? डेक्सट्रोज। आईवी लगा दोगे तो हमारा पशु ठीक हो जाएगा। ये नहीं होता तो कई बार सीबीजी भी काम में ले लेते हैं हम। सीबीजी के अंदर 20% डेक्सट्रोज पाया जाता है, लेकिन वो दिक्कत करता है क्योंकि कैल्शियम की कमी थोड़ी हुई है, कमी तो किसकी हुई है? डेक्सट्रोज। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो वो क्या रहेगा? डेक्सट्रोज। आईवी लगाओगे, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, पशु हमारा ठीक हो जाएगा। दिक्कत यहां तक? तो रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? ग्लूकोज की सामान्य मात्रा। कीटोसिस के केस के अंदर अन्य नाम, वसा के बीटा ऑक्सीडेशन से किसका निर्माण होता है? कीटोन बॉडीज की उपस्थिति के कारण ही इसको कीटोन यूरिया या कीटोनीमिया। मुख्य कीटोन बॉडी कौन सी है? एसिटोएसिटिक एसिड, इसीलिए इसे एसीटोन यूरिया या एसिटोनीमिया भी कहते हैं। कीटोन बॉडीज के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विनेगर या सिरके की गंध कौन से रोग में आती है?
और ट्रीटमेंट के लिए कितना परसेंट? दिक्कत? लिखना शुरू करो। हेडिंग डालिए कीटोसिस। सबसे पहले लिखो कारण, इटियोलॉजी। कारण, कारण में लिखो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना। कारण लिखो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना। अब कम क्यों होगा? या तो काल वाली परिस्थिति के अंदर जब खिलाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर गर्भावस्था के अंतिम दिनों के अंदर अगर आप दाना नहीं दे रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नोट डाल के, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा लिखो 40 से 50 mg पर डीएल। 40 से 50 mg पर डीएल, डेसीलीटर। नेक्स्ट लिखो कीटोसिस होने पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। कीटोसिस होने पर, कीटोसिस होने पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लिखो 35 mg पर डीएल से कम। 35 mg पर डीएल से कम। 35 mg पर डीएल से कम। लिखो नेक्स्ट लाइन, रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर, रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर, रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर, रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिससे कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। जिससे कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। रक्त में ग्लूकोज की कमी होने पर वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिससे कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी के रूप में, कीटोन बॉडी के रूप में, कीटोन बॉडी के रूप में एसिटो एसिटिक एसिड या एसीटोन। एसिटो एसिटिक एसिड या एसीटोन सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे चारों नाम लिखोगे, कीटोन्यूरिया, कीटोनीमिया, एसिटोयूरिया, एसिटोनीमिया सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए इसे कीटोन्यूरिया, कीटोनीमिया, एसिटोयूरिया या एसिटोनीमिया चारों नाम लिखोगे भी कहते हैं। भी कहते हैं। भी कहते हैं। भी कहते हैं।
भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लक्षण लिखो। लक्षण सिम्टम्स लिखो। पशु के मुंह, नाक, दूध, यूरिन। पशु के मुंह, नाक, दूध, यूरिन। पशु के मुंह, नाक, दूध, यूरिन। नाक का मतलब सांस से है। दूध, यूरिन इत्यादि से, इत्यादि से विनेगर या सिरके जैसी मीठी गंध। विनेगर या सिरके जैसी मीठी गंध, मीठी मीठी स्मेल। विनेगर या सिरके जैसी मीठी गंध आने लगती है। आने लगती है। विनेगर या सिरके जैसी मीठी गंध आने लगती है। ठीक है, बताने के अंदर तो दो फॉर्म भी बता सकते हैं, डाइजेस्टिव और वास्टिंग फॉर्म, जिसके अंदर वुडन अपीयरेंस आ जाती है, यानी कि लगातार ग्लूकोज की कमी रहने पर पशु के अंदर फैट भी खत्म हो जाती है। फैट खत्म हो गई तो त्वचा डायरेक्ट बोन्स के चिपक जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कंकाल खड़ा है कोई लकड़ी के जैसा, उसको बोलते हैं वुडन अपीयरेंस। ये आती है डाइजेस्टिव या वास्टिंग फॉर्म के अंदर। एक होती है नर्वस फॉर्म, जिसके अंदर आती है पिंच्ड बेलोइंग। पशु की जो आवाज होती है वो दबी दबी तीखी आवाज हो जाती है। तो अपना लेवल नहीं है इतना, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि विनेगर या सिरके जैसी मीठी गंध किसके अंदर आती है? कीटोसिस के अंदर। उपचार लिखो। डायग्नोसिस लिखो उससे पहले। डायग्नोसिस डायग्नोसिस लिखो। कीटोन बॉडी का पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस या निदान। कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए, कीटोन बॉडी का पता लगाने के लिए, कीटोन बॉडी का पता लगाने के लिए रूथरा टेस्ट किया जाता है। कीटोन बॉडी का पता लगाने के लिए रूथरा टेस्ट किया जाता है। रूथरा टेस्ट किया जाता है। अंडरलाइन करोगे, रूथरा टेस्ट को पूछा जाता है। कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करता है? रूथरा टेस्ट। नेक्स्ट लिखो उपचार। उपचार उपचार लिखो, तीनों नाम लिखो। इंजेक्शन 40 से 50% डेक्सट्रोज आईवी, ग्लिसरीन ओरली, और इंजेक्शन इंसुलिन। ऊपर करें सर। अंडरलाइन करोगे डेक्सट्रोज को। दिक्कत यहां तक?
तीसरे नंबर पे लिखोगे डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड हम वहां पर काम में लेते हैं जहां पर हमारे पास में बीमारियां बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे एड्स का नाम सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स या एचआईवी वायरस के कारण कभी नहीं मरता आदमी। वो बेसिकली इम्यूनिटी को इतना कमजोर हो जाता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन इतने हो जाते हैं, उसकी वजह से मर जाता है। तो सिंड्रोम के अंदर भी हमारे पास में बहुत सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। डाउनर कफ सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो रक्त के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, इन तीनों की क्या हो जाती है, कमी होने से कौन सा रोग होता है, डाउनर कफ सिंड्रोम। ठीक है। तो जनरली तो होता नहीं है, लेकिन मिल्क फीवर के केस अगर टाइमली ठीक नहीं होता है तो उस केस के अंदर डाउनर कफ वाली कंडीशन आ जाती है ना। होता क्या, मिल्क फीवर का केस था, अपन को लगानी थी सीबीजी, अपन ने लगा भी दी लेकिन रिकवरी नहीं हुई, ऑनर ने दोबारा लगवाई नहीं, पशु लगातार बैठा हुआ है। अब इतना भारी पशु अगर लगातार बैठा रहेगा तो जो पैरों की जो नर्व्स होती हैं, जिनके अंदर स्पेशली अगर बात करते हैं हम, एक नाम आता है ऑप्टेटर नर्व का, ऑप्टेटर नर्व, और एक नाम आता है सियाटिक नर्व। ये नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो पशु खड़ा नहीं रह पाता, पीछे वाले पैरों के अंदर पाई जाती है, दोनों के दोनों। इस कंडीशन के अंदर पशु के अंदर यूरिनेशन पैरामीटर सारे नॉर्मल है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ, चारा पानी भी खा रहा है, गोबर भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पशु बैठा हुआ है और वो खड़े होने की कोशिश करता है सिर्फ आगे वाले पैरों से। आगे वाले पैरों से वो आगे पीछे खिसकने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं क्रीपर काउ। क्या बोलते हैं, यानी कि आगे वाले पैरों से वो खड़ा होने की या चलने की कोशिश करेगा, घूम लेगा इधर उधर, लेकिन पीछे वाले पैर काम नहीं करेंगे। तो लगातार बैठे रहने की वजह से ऑप्टेटर और सियाटिक नर्व में अगर डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन आती है, डाउनर काफ सिंड्रोम। या फिर दूसरा कारण, डिस्ट्रोकिया सोल्व कर रहे थे आप, डिस्ट्रोकिया के समय अगर आपने नर्व डैमेज कर दी, उस कंडीशन के अंदर भी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, डाउनर काफ सिंड्रोम। ठीक है। कमी किस किस की हुई है, प्रोटीन, तीनों की कमी हुई है। इसकी वजह से पशु हमारा लगातार बैठा हुआ है, नर्व डैमेज होने की वजह से बाद में उठ नहीं पाता। हमारे वेटनरी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेशेंट का वजन ज्यादा है और आप उसको जनरली खड़ा कर भी नहीं सकते। एक दिन दो दिन आसपास के लोगों को बुलाकर आप खड़ा भी कर लोगे, लकड़ी वकड़ी लगा लोगे, लेकिन दो दिन बाद में वही जो पड़ोसी हैं वो बचने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन के अंदर यूज करते हैं हम स्लिंग। एक डिवाइस आता है जिसको बोला जाता है स्लिंग। क्या बोलते हैं, स्लिंग। इस स्लिंग का उपयोग करते हैं हम पशु को खड़ा रखने के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर जिस जिसकी कमी हुई है उसको वापस डाल दो आप, कैल्शियम चढ़ा दो, फास्फोरस के लिए टोनोफोस्फोन आता है हमारे पास में, वो चढ़ा दो, प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर आता है हमारे पास में, या प्लाज्मा एक्सटेंडर भी आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। रिकवरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो कैल्शियम, फोस्फोरस और प्रोटीन की कमी से डाउनर कफ सिंड्रोम है। कारण की अगर बात करें तो ऑप्टेटर नर्व और सियाटिक नर्व का डैमेज होना है। इसके अलावा डिस्ट्रोकिया के दौरान भी अगर नर्व डैमेज होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। लक्षणों की अगर बात करेंगे तो पशु के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, चारा पानी खाना, गोबर करना, यूरिन करना, सब नॉर्मल है, लेकिन पशु बैठा हुआ है और वो आगे वाले पैरों से ही चलने की कोशिश कर रहा है, पीछे वाले उसके पैरालिसिस टाइप का हो गया। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्रिपर का। और पशु को खड़ा रखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्लिंग का उपयोग करेंगे। क्लियर है। लिखो, डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काव सिंड्रोम, रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस तथा प्रोटीन की कमी होने पर, रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस तथा प्रोटीन की कमी होने पर, रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस तथा प्रोटीन की कमी होने पर, रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस
तथा प्रोटीन की कमी होने पर। कारण लिखो। कारण, रीजन लिखो। डिस्टोकिया के समय, डिस्टोकिया के समय कठिन प्रसव को क्या बोलता है? डिस्टोकिया। डिस्टोकिया के समय ऑब्ट्यूरेटर या सियाटिक नर्व का डैमेज होना। डिस्टोकिया के समय ऑब्ट्यूरेटर अथवा सियाटिक, ये तो हो गई ऑब्ट्यूरेटर, ये हो गई सियाटिक, नर्व का डैमेज होना। डिस्टोकिया के समय ऑब्ट्यूरेटर या सियाटिक नर्व का डैमेज होना, डैमेज होना, ऑब्ट्यूरेटर या सियाटिक नर्व का डैमेज होना। दूसरा कारण लिखो। सेकंड कारण, क्रोनिक मिल्क फीवर। क्रोनिक मिल्क फीवर, लगातार कैल्शियम की कमी हो रही है, पशु बैठा हुआ है रिकम्बेंसी के अंदर, उस कंडीशन के अंदर ऑब्ट्यूरेटर और सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण पशु खड़ा नहीं हो पाता। सेकंड कारण लिखो, क्रोनिक मिल्क फीवर। क्रोनिक मिल्क फीवर। लक्षण लिखो। लक्षण, लक्षण, लक्षणों में लिखो। सबसे पहला, पशु का तापमान, श्वसन, नाड़ी दर। लक्षण लिखो। पशु का तापमान, श्वसन दर, नाड़ी दर सामान्य रहती है। पशु का तापमान, श्वसन दर, नाड़ी दर सामान्य रहती है, सामान्य रहती है। ठीक है। लेकिन खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। आगे वाले पैरों से, नेक्स्ट लिखो। आगे वाले पैरों से, आगे वाले पैरों से चलने की कोशिश करता है, आगे वाले पैरों से चलने की कोशिश करता है, जिसे, जिसे क्रीपर काऊ कहते हैं, जिसे क्रीपर काऊ, जिसे क्रीपर काऊ कहते हैं। नोट डाल के लिखो। पशु को खड़ा करने के लिए स्लिंग का उपयोग करते हैं। पशु को खड़ा करने के लिए, पशु को खड़ा करने के लिए, आराम से लिखो, आराम से। पशु को खड़ा करने के लिए स्लिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? स्लिंग। ट्रीटमेंट के अंदर जिस जिसकी कमी हुई है वो हम आईवी लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पाइका। पाइका बात करेंगे